हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल नाउ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं पुराना भी करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगा। रीज़न नहीं बनाने का मैंने आपको बताया था, वेबसाइट में डीडॉस अटैक था, नहीं कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी वर वेरी मच स्टक ऑन दैट वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के प्लान चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ने करंट अफेयर्स जो रिविजन रिज्वाइन किए उन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम जल्दी से जल्दी इसको शिफ्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी 2024 के एनालिसिस से। पहली जो न्यूज़ है वो है कुछ न्यूली एडेड रामसर साइट्स के बारे में। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास 75 रामसर साइट्स थे अभी तक, है ना, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने कहा था 75 साल है आज़ादी के, तो 75 रामसर साइट्स वर देयर। उसमें 5 रामसर साइट्स और बढ़ गई हैं, तो अब जो नंबर है टोटल रामसर साइट्स का वो 80 हो गया, 80 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है ना। रामसर साइट वैसे क्या होती हैं, वेटलैंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस जो होते हैं। रामसर कन्वेंशन था 1971 का, ईरान में ये रामसर नाम की जगह है, 1971 में कन्वेंशन हुआ। पूरे अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो लगभग 2400 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, याद रखिएगा 2400 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। और ये जो बेसिकली रामसर कन्वेंशन जो है उसके बाद से ये डेजिग्नेट की जा रही हैं। वर्ल्ड की जो पहली रामसर साइट थी वो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग करके है, कोबोर्ग याद रखिएगा, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। उसको डेजिग्नेट किया गया था 1974 में। और वो यूनाइटेड किंगडम्स हैं सबसे ज़्यादा 175, एंड उसके बाद फिर मैक्सिकोज हैं 142, ये याद रख सकते हैं लोग। अब ये 5 जो नए रामसर साइट्स आए हैं, इसमें पहली जो है वो है कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी, लिख लीजिएगा, कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का है। दूसरा है मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका का, मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। देन तीसरा है आपका लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड चौथे है आपकी अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन। ये जो आपका अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी कर्नाटका की है। और लास्ट है अघना सहीनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटका की है। तो कर्नाटका के आपका कौन कौन सा हो गया, एक तो मगड़ी केरे, दूसरा अंका समुद्र बर्ड सेंचुरी, और तीसरा अघना सहीनी एस्चुरी। इसके अलावा लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका तमिलनाडु का है, इसके अलावा कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स इंडिया में है वो कहाँ की हैं, तो वो तमिलनाडु की 16 रामसर साइट्स हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश के 10 हैं, उड़ीसा के 6 हैं, पंजाब के 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, मगड़ी केरे के बारे में, लॉन्गवुड शोला के बारे में, है ना। एंड ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। दूसरी जो न्यूज़ है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में। तो इंडिया ने अभी 12 फोर्ट्स, जो मराठास के 12 फोर्ट थे उनको, जो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के अंतर्गत आते हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट 2024-25 में ऐड करने के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है, ठीक है ना। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 24-25 में इंडिया ने नॉमिनेट किया 12 फोर्ट्स ऑफ मराठा एज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, ठीक है ना। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोर्टिफिकेशन एंड मिलिट्री सिस्टम एनविजन्ड बाय द मराठा रूलर्स। जो मराठा रूलर्स का फोर्टिफिकेशन एंड मिलिट्री सिस्टम था उसको एनविजन करता है। 12 फोर्ट्स नॉमिनेट किए गए हैं मराठा लैंडस्केप्स के रिगार्डिंग, और इन 12 में से 11 तो महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 5 कल्चरल हैं। 5 कल्चरल में आपकी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विक्टोरियम गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल जो मुंबई में है, ये आती हैं। 5 कल्चरल साइट्स हैं ये, हेरिटेज साइट्स की बात करें, हेरिटेज साइट्स की बात करें तो 5 कल्चरल है और एक आपकी नेचुरल है। कल्चरल में आपकी एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, 3 तो केव्स हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया, और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको हो गया। और एक नेचुरल जो है वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर जगह वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, लेकिन ये मेजरली ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं। तो याद रखिएगा। अब जो फोर्ट्स की हम बात करें तो फोर्ट्स जो हैं 11 तो महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं। तो 11 महाराष्ट्र के कौन कौन से फोर्ट्स हैं मैं आपको बता दूं। एक है सलहेर, दूसरा है शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, खंडेरी,
सुवर्णदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग। तो खंडेरी बहुत फेमस है, आपको पता होगा, आइलैंड फोर्ट है। विजयदुर्ग कोस्टल फोर्ट है, इसमें से विजयदुर्ग इज अ कोस्टल फोर्ट, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में एक हिल फोर्ट है, गिंजी फोर्ट, याद रखिएगा, तमिलनाडु का हिल फोर्ट है गिंजी फोर्ट, ये भी मतलब नॉमिनेट किया गया है। जो कल्चरल कैटेगरी है उसमें हेरिटेज लिस्ट के लिए 6 क्राइटेरियाज हैं, उनमें से 3 क्राइटेरिया जो है वो नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया गया है। जैसे इसमें बोलते हैं कि भैया ये टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन होना चाहिए, दे शुड बियर यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन, तो यस दे वर रिप्रेजेंटिंग। देन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजिकल एंसेम्बल या लैंडस्केप होना चाहिए, तो वो भी ये फिट बैठते हैं। एंड डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड विद इवेंट्स इन लिविंग ट्रेडिशंस, तो ये भी था इसमें। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अगली न्यूज़ पे आते हैं, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, SPAI। तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, और स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट किया गया, जिसमें इट इज़ द फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। याद रखेगा, ये पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन था स्नो लेपर्ड का। इसमें टेक्निक जो यूज़ की गई है वो याद रखेगा, GSLEP यानी कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड पॉज इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, पॉज PAWS, वर्ल्ड्स स्नो लेपर्ड इनिशिएटिव बोलते हैं इसको। और इसमें मेथडोलॉजी जो है वो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की यूज़ की गई, GSLEP की है ना, GSLEP और पॉज याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो 477 लद्दाख में मिले हैं, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में, फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। रिकमेंडेशन की बात करें तो इसने कहा है कि भैया एक डेडिकेटेड स्नो लेपर्ड सेल बनाओ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक डेडिकेटेड स्नो लेपर्ड सेल बनाई जाए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ साइट्स लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर उत्तराखंड में दूसरे नंबर, फिर हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। 12 लेपर्ड स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 3000 से लेकर के 5390 के बीच में आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं इंटरिम बजट के बारे में। अगली न्यूज़ है, इंटरिम बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था इस बार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड इंटरिम बजट की बात करें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। शॉर्ट टर्म क्यों होता है, क्योंकि जब तक आप चूंकि चुनाव का ईयर है, तो चुनाव के साल में जब तक आपका मतलब नया गवर्नमेंट नहीं बन जाता है, तो बस उस समय तक के लिए स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसके लिए इंटरिम बजट पेश किया जाता है। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 112 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत बजट पेश होता है। इलेक्शन ईयर जो जिस दिन होता है, जिस साल होता है, उस साल इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होती है, इट डज नॉट प्रेजेंट अ फुल बजट, है ना, वो फुल बजट नहीं पेश करती, क्योंकि वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। और लीगैलिटी की हम बात करें तो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सो द सेंटर कैन सीक द लोअर हाउसेज अप्रूवल फॉर द फंड्स फॉर ट्रांजिशन पीरियड वाया वोट ऑन अकाउंट, तो इसको हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 116 जब आप पढ़ेंगे तो इट अलाउज द लोअर हाउस टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर बाय वोटिंग एंड पासिंग सच अ लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, वो ग्रांट करता है, ग्रांट इन एडवांस, एक तरह से ग्रांट इन एडवांस है ये, और ये लोकसभा को पावर दी गई है फॉर दैट विड्रॉल, और इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब एक तरीके से यही है वोट ऑन अकाउंट है। ठीक है ना, इसमें टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं किए जाते हैं। वैलिडिटी 2 से 4 महीने के बीच में रहती है। अभी वही बात है कि जब तक मई तक के लिए है ये, एंड सैलरीज और ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोई इसमें स्कीम्स और ये सब भी नहीं होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, शायद किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरिम बजट टर्म नहीं यूज़ किया है, उन्होंने वोट ऑन अकाउंट यूज़ किया है ना। वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है? हालांकि इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है कि जब इंटरिम बजट की हम बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर
टॉकिंग अबाउट द इंटरिम बजट, तो चूंकि वो बजट है तो उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों रहते हैं इंटरिम बजट में। पर हम अगर वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं ना, तो उसमें केवल केवल एक्सपेंडिचर मेंशन रहते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कहाँ क्या होगा। इसीलिए जो फिनेंस मिनिस्टर उसने इसको इंटरिम बजट ना बोल करके वोट ऑन अकाउंट बोला था, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, है ना। बाकी एक आपको टेक्निकल चीज़ पता होगी, अगर बजट पास नहीं होता है तो फिर उसमें लोकसभा के जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होती है उसको रिजाइन करना पड़ता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है फैंग्स। व्हाट इज दिस फैंग्स? फैंग्स इज फिजिक्स एट हाई एंगुलर रेजोल्यूशन इन नियर बाय गैलेक्सीज प्रोग्राम। फैंग्स क्या है? प्रोग्राम है फिजिक्स एट हाई एंगुलर रेजोल्यूशन इन नियर बाय गैलेक्सीज प्रोग्राम। और ये जो फैंग्स प्रोग्राम है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिसमें कि टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है टू ऑब्जर्व द नियर बाय गैलेक्सीज। और इसको सपोर्ट किया जा रहा है, लगभग 150 एस्ट्रोनॉमर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि इसको कर रहे हैं। फैंग्स आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो हाई एंगुलर रेजोल्यूशन इन नियर बाय गैलेक्सीज को व्यू किया जाता है। तो इसमें कुछ टेलीस्कोप्स के नाम बताओ, जैसे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप है, अटाकामा डेजर्ट में जो रखा गया है। एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना। वेरी लार्ज टेलीस्कोप का यूज किया जाता है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें फिर गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया जाता है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है सुबीका पेंटिंग्स के रिगार्डिंग। ये मणिपुर का एक आर्ट है ना, याद रखिएगा। वहाँ की जो मीती कम्युनिटी है वो करती है सुबीका पेंटिंग स्टाइल, है ना। तो इसके लगभग 6 अलग अलग तरीके हैं सुबीका के। सुबीका अछूबा, सुबीका लाइशाबा, सुबीका चौड़ित, सुबीका चेथिल एंड थिंगराखेल सुबीका, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इस आर्ट फॉर्म की अवेयरनेस कम है लोगों को, इसलिए वहाँ पे इसका जो नियर एक्सटिंक्शन स्टेज में ये पहुँच चुका है। और इस सुबीका पेंटिंग स्टाइल के बारे में मेंशन कहाँ पर है, तो पुयास नाम का एक आर्केइक मणिपुर मैन्यूस्क्रिप्ट है, पुयास याद रखेगा, उसमें मेंशन्ड है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो एडिटोरियल से उठाया गया है 1 तारीख के, वह है इंटरनेट सस्पेंशंस इन इंडिया, द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की, जिसका नाम है अनुराधा भसीन जजमेंट, ठीक है ना। अनुराधा भसीन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 2020 का ये जजमेंट था। पहला उन्होंने कहा इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि एक्सेस टू द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस है, उसके बाद ही अनुराधा भसीन का जजमेंट आया था। एंड इन्होंने इंटरनेट कंडीशंस के लिए, रिस्ट्रिक्शंस के लिए कंडीशंस भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि एनी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेट एक्सेस मस्ट बी टेम्पररी, लॉफुल, नेसेसरी एंड प्रपोर्शनेट। तो टेम्पररी होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए और प्रपोर्शनेट होना चाहिए। और ये भी कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है उनको दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रिगार्डिंग इंटरनेट and all, and judgment was expected to limit internet suspensions to extreme cases only, है ना। so that is the thing which is important। अब बहुत सारे स्टेप्स पार्लियामेंट ने भी लिए हैं इन रिलेशन टू द इंटरनेट सस्पेंशंस। जैसे उन्होंने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2020 को अमेंड किया, इंडियन पार्लियामेंट अमेंडेड द टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर। एंड इसमें अमेंडमेंट में लिमिटेड जो इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर है वो 15 दिन का लिमिट लगा दिया, 15 डेज तक के लिए। एंड इसके अलावा द अमेंडमेंट डिड नॉट मैंडेट द पब्लिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें की गई कि कोई सस्पेंशन ऑर्डर को रिलीज करने के लिए कोई मैंडेट नहीं डाला गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंटरनेट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के एक तरीके से वायलेशन भी मान सकते हैं आप लोग। प्लस सस्पेंशन ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, देखने को मिला है। एंड रिड्रेसल प्रोसेस इतना ज़्यादा है नहीं इंडिया में, इसका एक तरह से कहना चाहिए कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले न्यूज़ पे आते हैं, साउथ चाइना सी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि वियतनाम और फिलीपींस ने कहा है कि वी विल कोऑपरेट इन द साउथ चाइना सी, है ना। क्योंकि बीजिंग इसको क्लेम करता है वियतनाम फिलीपींस परेशान रहते हैं चाइना से। अब उन्होंने कहा कि फिलीपींस और वियतनाम ने कहा कि चलो अपन दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। फिलीपींस एंड वियतनाम। बाकी साउथ चाइना सी का आपको पता होगा, इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एंड कंटेंशियस bodies of water, and it is an arm of Western Pacific Ocean। Western Pacific Ocean की एक आर्म के रूप में आप इसको मान सकते हैं। एंड
बॉर्डरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, चाइना दिख रहा है उधर आपको, यहाँ आपको वियतनाम दिख रहा है, देन आपको लाओस तो लैंडलॉक्ड है, याद रखिएगा लाओस लैंडलॉक्ड है, तो ये अभी याद रखिएगा वियतनाम हो गया। देन इधर साइड नीचे आपको मलेशिया दिख रहा होगा, ब्रुनई दारुसलम दिख रहा होगा, फिलीपींस दिख रहा होगा, है ना, तो ये आपका फिलीपींस इधर हो गया और वियतनाम इधर हो गया, दोनों अपोजिट अपोजिट साइड है। और बीच में देखो आपको पारासेल आइलैंड दिख रहा होगा, देन स्प्रेटले आइलैंड दिख रहा होगा, है ना, दो आइलैंड दिख रहे हैं, ये स्प्रेटले आइलैंड, ये पैरासेल आइलैंड, इनको भी क्लेम करता है चाइना कि हमारा है ना, साउथ चाइना सी बीच का पूरा रीजन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडोनेशिया भी इसको टच करता है, तो ये कंट्रीज हैं जो इसको टच करती हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, आपने देखा। एक बार फिर से देख लीजिए, चाइना, ताइवान जो सॉरी रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं इसको, फिलीपींस हो गया, देन मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये हो गए, है ना। और फीचर्स की बात करें तो इट इज़ कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी एंड बाय ल्यूजॉन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी। तो याद रखिएगा इसका मेन फीचर एक पहला तो ताइवान स्ट्रेट से ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है और लूजॉन स्ट्रेट से ये फिलीपीन सी से कनेक्टेड है। एंड इसके अलावा न्यूमरस शोल्स, रीफ्स, अटोल इसमें मिलेंगे, जैसे पैरासेल आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड, स्कारबोरो शोल हो गया, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द 1 February न्यूज़ आइटम। नाउ लेट्स मूव टू द 2 February। तो 2 फरवरी में आते हैं, पहली जो न्यूज़ है वो है डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग। अब डिफ़ॉल्ट बेल याद रखिएगा, पहले तो मैं डिफ़ॉल्ट बेल आपको बता दूं क्या होता है। डिफ़ॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल। अब जैसे बोलते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगी, तो कब बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी? बाय डिफ़ॉल्ट बेल कब मिलेगी? जब एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक्यूज्ड कस्टडी में हो और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को टाइम पीरियड में पूरा ना कर पाए और चार्जशीट फाइल ना कर पाए। जैसे देखो चार्जशीट फाइल करने का टाइम फ्रेम होता है, जैसे चार्जशीट फाइल करने का टाइम फ्रेम एज पर अभी जो था वो 90 दिन था, तो 90 दिनों तक मान लो चार्जशीट नहीं फाइल होती है और मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई पुलिस की टाइम फ्रेम पे और उन्होंने चार्जशीट भी फाइल नहीं की, तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट चल रहा हो उसको बेल मिल जाती है। इसका एक टिपिकल केस होता है, मैं आपको बता दूं, मान लो 4 लोग जुड़े हुए हैं एक केस में, 4 कैदी हैं, 4 बंदी हैं, 4 लोग एक ही केस में हैं, 1 2 3 4। अब इनमें से 1 2 की तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, चार्जशीट भी जमा हो गई, मान लो 2 लोगों की नहीं है बट केस सेम था, सेम केस में थे, तो क्या इस केस में इनको बेल मिल सकती है? नहीं, इस केस में भी इनको बेल नहीं मिलेगी। अगर उस व्यक्ति के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है इन्वेस्टिगेशन तो फिर आपको बेल नहीं मिल पाएगी। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी वाधवानी ब्रदर्स के केस में, जो मल्टी करोड़ बैंक लोन स्कैम केस था, उसमें यही बोला उन्होंने कि नहीं, आप तभी डिफ़ॉल्ट बेल मांग सकते हैं जब आपके अगेंस्ट की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो। अब सीआरपीसी में जो 3 तरीके की बेल हैं, वो पहली है सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 439 में रेगुलर बेल है और सेक्शन 167(2) में डिफ़ॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रेगुलर बेल की, तो it is granted to the accused individuals who are already in the legal custody or jail, and it allows the individual to be released from custody by giving a bond either or without sureties। तो इसमें बॉन्ड अमाउंट पे मुचलके पे छोड़ दिया जाता है। देन इंतरिम बेल होती है, द बेल विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and it is provided to the accused persons before the actual bail hearing or anticipatory bail। then anticipatory bail होती है सेक्शन 438 के अंतर है, it is to be granted for those individuals who are apprehending as arrest, जिनको लग रहा है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो लोग पहले ही बेल अप्लाई करके रखते हैं, उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। देन मेडिकल बेल भी होती है, जैसे विच इज ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देन कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है बेल के रिगार्डिंग, एक है रितु छाबरिया जजमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) जो है नॉट मियरली स्टैट्यूटरी राइट बट इट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21। तो बहुत इंपॉर्टेंट था रितु छाबरिया का जजमेंट। देन जसबीर सिंह वर्सेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि accused has no right to ask for default bail by claiming that the charge sheet is incomplete, है ना। that is the thing which is important। then इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो है व्यास जी का तहखाना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो वाराणसी की है उसने परमिशन दी है टू परफॉर्म पूजा इन द बेसमेंट ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क मस्जिद कॉम्प्लेक्स। तो उसका जो ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का जो बेसमेंट है उसको व्यास जी का तहखाना बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 4 basements ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स। Historically, members of Vyas family lived here and claim that it was given to them for worship and other religious rituals under the British rule 1809, है ना। तो ये सदर्न एरिया में लोकेटेड है उसके, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दैट।
अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बजट के कारण फिर से न्यूज़ में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं उनको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी थ्रू द रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम। रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम, ठीक है ना। बात कर लें स्कीम की, तो अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। राम मंदिर अयोध्या के दिन इसको अनाउंस किया गया था। इसमें रूफटॉप सोलर पैनल्स जो हैं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में लगाए जाएंगे एंड 300 यूनिट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री मिलेगी, है ना। तो इसका जो नोडल एजेंसी बनाई गई वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को बनाया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को बनाया गया है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस है स्कीम का, जैसे कि इसमें 40 गीगावाट रूफटॉप सोलार कैपेसिटी जो है मार्च 2026 तक अचीव करनी है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड के बिल्स हैं उनमें भी बचत आपको देखने को मिलेगी, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्लस रिन्यूएबल की तरफ जो हमारा शिफ्ट है वो होगा। कोल बेस्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब कुछ अनाउंसमेंट इस बार के बजट में भी किए गए, जैसे कि उन्होंने बोला कि वायबिलिटी गैप फंडिंग कराई जाएगी जो कि ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करेगा, ठीक है ना। ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करेगा, मतलब जो लैंड से उधर शोर के तरफ जाने वाली जो हवाएं हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा फॉर दिस, एंड इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट एम कर रही है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अपने को किसी न किसी तरीके से इंस्टॉल करना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। विंड एंड ऑफशोर जो विंड का टारगेट है वो 10 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी है एंड इंडिया का जो ऑनशोर विंड कैपेसिटी अभी है वो लगभग 44 गीगावाट है ऑनशोर। ऑफशोर को बढ़ाना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आशा एंड आंगनवाड़ी स्टाफ टू गेट हेल्थ कवर। तो यहाँ पे आशा वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार के बजट में जो वोट ऑन अकाउंट था उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगा जो बेनिफिट्स हैं ऑफ द फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास जाएगा। आशा वर्कर्स मतलब कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। आशा किसका पार्ट है? 2005-06 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए था इनिशियली। इसमें 2013 में एक्सटेंड कर दिया गया अर्बन एरियाज़ के लिए भी, और अर्बन एरियाज़ के लिए जब किया गया तो उस साल नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लाया गया था 2013 में। तो याद रखिएगा 2005-06 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था रूरल एरियाज़ के लिए, 13 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ला दिया गया। अब आशा वर्कर जो है इट हैज़ टू बी अ वुमेन रेसिडेंट ऑफ द विलेज, मैरिड भी हो सकती है, विडोड भी हो सकती है, डाइवोर्स भी हो सकती है ना। एज ग्रुप 25 से 45 प्रेफरेबली होना चाहिए। आशा मस्ट बी चूजन थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ब्लॉक नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विलेज हेड कमेटी, ये सारे लोगों को मिला करके फिर सेलेक्ट होगा। आशा का रोल बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन प्रैक्टिसेस को अवेयर करना, इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, है ना। बर्थ के लिए तैयार करना लोगों को, सेफ डिलीवरी हो सके, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लोगों को बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में लोगों को बताना, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं, वहाँ पे भी बैठते हैं लोग, है ना। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष इज अ मिशन टू कवर द चिल्ड्रन हु आर अनवैक्सीनेटेड और आर पार्शली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के अगेंस्ट ये यूज़ किया जाता है बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए। इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उस फ्री वैक्सीन दी जाती हैं अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज, जो कि ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सारे जो हैं दिए जाते हैं। आगे देखते हैं और क्या है। अगला टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया ने अभी इस बार का जो इंटरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट था उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात की है और कहा है ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सी एंड द कोस्ट, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सी एंड द कोस्ट। यूरोपियन कमीशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूरोपियन कमीशन कहता है कि ब्लू इकोनॉमी रिफर्स टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशियन, सी, कोस्ट्स एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ इंटरलिंक्ड established एंड इमर्जिंग सेक्टर्स। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक कहता है कि इट इज़ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। इंडिया का जो ब्लू इकॉनमी का मतलब है वो है कि हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है,
कोस्टल स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिश एंड ओशन प्रोड्यूस हमारे यहाँ बहुत हो सकता है, टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ब्लू इकॉनमी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इंडिया के लिए। और हमारा जो नेशनल इकॉनमी उसका सबसेट है और ब्लू इकॉनमी, और इसमें दो पार्ट हैं, एक तो ओशन रिसोर्सेज, देन सेकंड ह्यूमन मेड भी है, जैसे कि मैरीन मैरीटाइम कोस्टल जोन्स में हमने बना के रखा है। 2022 में ड्राफ्ट पॉलिसी भी रिलीज़ की गई थी इंडिया की ब्लू इकॉनमी की, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ब्लू इकॉनमी के अंदर क्या क्या पार्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी जो ओशन रिलेटेड है उसको हार्नेस करना, इलीगल फिशिंग के अगेंस्ट एक्शन लेना, जॉब क्रिएट करना, टूरिज़्म को बढ़ावा देना, एंड सस्टेनेबल फिशरीज़ का सस्टेनेबल फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप करना, शिपिंग स्मार्ट शिपिंग का यूज़ करना ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर जो मतलब प्रेशर है वो कम हो जाए, है ना। देन प्रोटेक्ट द कोस्टल कम्युनिटीज़ ऑल्सो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब ब्लू इकॉनमी 2.0 क्या है? इट इज़ टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंस भी प्रोवाइड करना है और सस्टेनेबल ग्रोथ कोस्टल रीजन्स में भी करनी है, मतलब कोस्टल रीजन्स में ग्रोथ भी करनी है सस्टेनेबल, और जो क्लाइमेट चेंज उसके इम्पैक्ट को भी किसी तरीके से कम करना है, रेजिलियंस बढ़ाना है, मिटिगेट करना है, ठीक है। एक्वाकल्चर टर्म में देखो लिखा है फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वाकल्चर होता है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ एक्वाकल्चर। मैरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग मैरीन क्रिएचर्स इन सॉल्ट वाटर। जब सॉल्ट वाटर में मैरीन क्रिएचर्स को आप रियर करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो मैरीकल्चर कहलाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द लास्ट टॉपिक इज MQ-9B UAV। यूएस ने फॉर्मली नोटिफाई किया है पॉसिबल सेल ऑफ 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड आर्म एरियल व्हीकल्स टू इंडिया, है ना। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इंडिया में आएंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। MQ-9B ड्रोन्स या फिर आप बोल सकते हैं UAVs इनको बोल सकते हैं, अमेरिका से हम इंडिया लेने वाला है। तो ये 2 तारीख का भी अखबार हो गया, 3 तारीख में आता है। तो अब 3 फरवरी में आते हैं। 3 फरवरी का जो पहला टॉपिक है वो यूनेस्को 1970 कन्वेंशन के बारे में है। तो अब हुआ क्या, रिसेंटली प्रेशर डाला गया है यूरोपियन म्यूजियम्स के ऊपर कि वो जो साउथ ईस्ट एशिया से आर्टिफैक्ट्स जो उन्होंने चुराए थे वो वापस कर दें, ठीक है ना। तो 1970 का जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन है मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। 1970 यूनेस्को कन्वेंशन कौन सा है? प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। 1970 कन्वेंशन डिफाइन करता है कल्चरल प्रॉपर्टी को एज अ प्रॉपर्टी डेजिग्नेटेड बाय कंट्रीज हैविंग इंपॉर्टेंस फॉर आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट और साइंस, ठीक है ना। एंड इसका फोर्स 1972 से शुरू हुआ था। 144 इसकी स्टेट पार्टीज है, इंडिया ने रेटिफाई किया था 1977 में इसको, ठीक है ना। एंड ऑब्जेक्टिव है स्टेट पार्टीज प्रोहिबिट करें, प्रिवेंट करें इलिसिट ट्रैफिकिंग को और रिटर्न करें कल्चरल प्रॉपर्टी दूसरी कंट्री की, है ना। प्रिवेंशन इसका रेस्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसका प्रिंसिपल है। एंड इंडिया जो है इसको फॉलो करता है, रेटिफाई किया हुआ है। 1970 जो कन्वेंशन है इट इज़ फुल्ली इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज वेल। लिमिटेशन इसका ये है कि इट डज़ नॉट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि जो कॉलोनियल फेज़ के टाइम पे था उसके ऊपर लागू नहीं होता है, तो ये लिमिटेशन है इसका। ओनरशिप अप्रूवल की बात करें तो रिक्वेस्टिंग स्टेट पार्टी शैल फर्निश एट इट्स एक्सपेंस द डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर एविडेंसेस नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द क्लेम, ठीक है। इंडियन लॉज की बात करें तो हमारे यहाँ एक एंटीक्विटीज़ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट था 1947 में, विच इंश्योर्ड नो एंटीक्विटी कुड बी एक्सपोर्टेड विदाउट लाइसेंस। इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट AMASR एक्ट 1958 का है। इसके अलावा 1972 का एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट भी है जो कि 1976 से इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ऑल दीज आर द लॉज विच आर देयर इन इंडिया, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। दूसरी टॉपिक है स्टिंगलेस बीज के बारे में। तो पेरू में कंजर्वेटर्स ने कहा है कि स्टिंगलेस बीज को बचाओ, अगर आप स्टिंगलेस बीज को बचा पाए तो आप अमेजोन फॉरेस्ट को बचा लोगे, है ना। स्टिंगलेस बीज का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेलिपोना एबुरनीन, याद रखिएगा मेलिपोना एबुरनीन। नेटिविटी अमेजोन रीजन में है ना, अमेजोन रीजन में है। स्टिंगलेस बीज की अगर हम बात करें देखो तो अब साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका मेनली ये स्टिंगलेस बीज की नेटिविटी है। हनी बीज अफ्रीका, चाइना, अमेरिका, यूरोप, इंडिया हर जगह है। हैबिटेट की बात करें तो फॉरेस्टेड एरियाज, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो है वो स्टिंगलेस बीज के हैं। हनी बी के ज़्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, स्टिंग नहीं होता है स्टिंगलेस बीज में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टिंगलेस है। हनी बीज में होता है। विस्कोसिटी की बात करें तो लेस होती है स्टिंगलेस बीज के केस में।
है ना। तो विस्कोसिटी अगर कम होगी तो मतलब हाईली लिक्विड फॉर्म में रहता है, विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है हनी बीज के केस में, है ना। हाई इसलिए हनी विस्कस होता है। हनी प्रोडक्शन की बात करें तो लेस है, उसमें ज़्यादा है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं। अमेजोन के नेटिव फ्लोरा में ये जो स्टिंगलेस बीज हैं ये भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। प्लस इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं वो यूज़ भी करते हैं इसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड अमेजोन जो है वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स है पूरे वर्ल्ड का। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चैलेंज ये याद रखेगा कि जो स्टिंगलेस बीज है उनके हनी को हनी नहीं कंसीडर किया जाता लॉ के डेफिनेशन में, ठीक है ना। एंड इसीलिए बहुत इसकी पोचिंग भी होती है, बहुत इसको मारा भी जाता है। ये सारी चीज़ें हैं मेडिसिनल पर्पस और के लिए। अगला टॉपिक पे आते हैं, ताज ट्रेपीजियम जोन। तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी को टू फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ कटिंग डाउन 3,874 ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट इन ताज ट्रेपीजियम जोन। तो ताज ट्रेपीजियम जोन में 3874 पेड़ कटने थे, ऐसा सेंटर ने कोर्ट को बताया। तो कोर्ट ने कहा कि भैया अल्टरनेटिव ढूंढो। ताज ट्रेपीजियम जोन की अगर मैं बात करूं तो एक लगभग 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ताजमहल के अराउंड, जिसमें ट्रेपीजियम शेप आता है पूरा। उसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको पोल्यूशन से बचाना है, उसी को ताज ट्रेपीजियम जोन बोलते हैं, है ना। 5 डिस्ट्रिक्ट में ये कवर्ड है उत्तर प्रदेश के, एंड इसमें राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। एंड इसमें 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इस ताज ट्रेपीजियम जोन में, जिसमें एक ताजमहल है, दूसरा आगरा फोर्ट है और तीसरा फतेहपुर सीकरी है। तो ये देख सकते हैं आप ताज ट्रेपीजियम जोन कुछ इस तरीके से, देखो ट्रेपीजियम का शेप आ रहा है ना, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें राजस्थान में भी एक डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाता है, कवर हो जाता है। और इसमें अकबर का मकबरा देखो सिकंदरा, ये आगरा में ही है, आगरा फोर्ट है ही, ताजमहल है ही, फतेहपुर सीकरी है ही। तो ये तीनों ही आपका ताजमहल आगरा की ही जगह हैं, उत्तर प्रदेश की जगह हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश की 3 जगह हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ये साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इसके अंदर कवर होती हैं ताज ट्रेपीजियम जोन में, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसमें बेसिकली रेड, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट करके कलरेशन किया गया है, जिसमें कि रेड जोन बिल्कुल डेंजरस जोन है, ग्रीन जोन बिल्कुल सेफ जोन है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जोनेशन किया गया है। अगला टॉपिक है पेटीएम पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग। आपको पता हो कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब केवल यूपीआई एक्टिविटीज़ कर पाएगा फरवरी के बाद से, और बाकी उसकी वॉलेट वॉलेट सब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं देख लीजिए। दे कैन नॉट टेक फ्रेश डिपॉजिट्स, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, दे विल नॉट बी अलाउड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, वॉलेट के थ्रू भी नहीं हो पाएंगे। अदर बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि फंड ट्रांसफर, AEPS, IMPS, ये भी अलाउड नहीं रहेगी 29 फरवरी के बाद। पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो किसी दूसरे बैंक के जैसे ही होता है, लेकिन कम छोटे स्केल पे ऑपरेट करता है, और इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट वाला फंडा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें तो दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स नहीं है। दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़ का, तब ये बैंक बनते हैं। मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का होना चाहिए टू द पेड अप कैपिटल शेड बी एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। प्रमोटर कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करें। बैंकिंग ऑपरेशन की बात करें, ये डिपॉजिट ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक के। इट एक्सेप्ट्स डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स, है ना। मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट्स कैन बी इन्वेस्टेड इन सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली इन द फॉर्म ऑफ SLR। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में आप अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑफर रेमिटेंस सर्विसेज, इट कैन ऑल्सो ऑफर रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफर, परचेज एक्सेट्रा, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर, ये सब अलाउड है ना, याद रखिएगा। इट कैन बिकम अ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, है ना। अब रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज देख लो आगे। इट कैन नॉट इशू लोन, नो क्रेडिट कार्ड, इट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स और NRI डिपॉजिट्स, इट कैन नॉट सेट अप सब्सिडियरीज टू अंडरटेक नॉन NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता। अगली है जोडिएकल लाइट। अब ये जोडिएकल लाइट क्या है, तो अभी रिसेंटली फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है अहमदाबाद में, उसने पब्लिश किया पेपर, जिसमें उन्होंने दे हैव एट्रीब्यूटेड द डस्ट फ्रॉम मार्स के जो 2 मून्स हैं, मार्स के 2 मून कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। तो उससे उन्होंने कहा कि भैया जोडिएकल लाइट रिलेटेड है।
अब जोडिएकल लाइट होती क्या है, तो जोडिएकल लाइट सनलाइट स्कैटर जब होती है बाय इंटरप्लेनेटरी डस्ट, यानी कि प्लैनेट्स के बीच में जो डस्ट है उससे जब सनलाइट स्कैटर होती है तो दैट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज अ फेंट डिफ्यूज ग्लो, है ना, जो कि कंप्लीटली डार्क नाइट्स में होता है। तो इंटरप्लेनेटरी डस्ट के कारण ये आपको लाइट दिखती है जिसको जोडिएकल लाइट बोलते हैं ना। सन की जो रोशनी है वो जब किससे रिफ्लेक्ट हो, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस इंटरप्लेनेटरी डस्ट, और ये आपके अर्थ में भी दिखती है फेंट डिफ्यूज ग्लो के रूप में, एंड दैट इज द कॉस्मिक डस्ट जिसके कारण ये बनता है, इसको जोडिएकल लाइट बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस द इंटायर पाथ ऑफ एक्लिप्टिक एंड याद रखिए ना, एयू एक टर्म था जो आया था इस आर्टिकल में, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। मार्स के दो मून्स हैं, डीमॉस और फोबॉस, और एक स्टिकनी क्रैटर भी लिखा था, तो स्टिकनी क्रैटर याद रखिएगा एक 10 किलोमीटर का क्रैटर है जो कि फोबोस में है, ठीक है। अगला टॉपिक घर पोर्टल के बारे में। तो घर पोर्टल क्या है, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल ये रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड NCPCR के द्वारा ये किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेवलप किया है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल टू ट्रैक द मिसिंग, ये ठीक है ना। तो याद रखिएगा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, और NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किया है घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। और घर पोर्टल का बेसिक काम यही कि जो जुवेनाइल एक जो लड़के हैं, बच्चे हैं 18 साल से कम, उनको उनके घर में जाकर उनके उससे मिलाना है ना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और डिजिटल ट्रैकिंग हो सके, मॉनिटरिंग हो सके चिल्ड्रन की विच आर जुवेनाइल, इसके अलावा ट्रांसफ़र हो सके तो उनके घर तक उनको किस तरीके से पहुँचाया जा सके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, उसका काम भी यही है, मिसिंग फाउंड चिल्ड्रन जो है उनको एक तरीके से उनके घर तक ले जाना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।